21 से 25 जून के दौरान एक प्लेनरी मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा आगे फर्दर के ग्रे लिस्ट पाकिस्तान रहेगा या नहीं। लेकिन अभी जो रिसेंटली एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से एक मीटिंग हुई है, उसमें कितना मुतमईन नजर आए हैं वो लोग पाकिस्तान के हवाले से? काफी अच्छी खबरें भी आ रही है। दिल, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या आया अभी आगे आने वाले दिनों में हमें कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है पाकिस्तान के हवाले से? देखें, हर 4 महीने बाद इजलास होता है, जो प्लेनरी इसका जो ग्रुप का इजलास होता है, तो उससे पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप मामलात का जायजा लेता है। तो अब जो 4 मई को एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें कोई 4-5 चीजें ऐसी हैं जिन पर उन्होंने एतराजात उठाए हैं। कंप्लाइंस के इश्यूज हैं, हमने कानून तो अच्छे बना लिए हैं, इन कवानीन की कंप्लाइंस के मामलात हैं, और कुछ ज़ाहिर है मामलात सज़ाओं के हवाले से, जो टेरर फाइनेंसिंग में लोग मुलविस होते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग में होते हैं, वो एक बड़ा मसला है। लेकिन जो उनका कंसर्न है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से, वो कंसर्न ये है कि जी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के आप तक कानून बना लिया, पहली तो बात है कानून ही नहीं बन रहा था, बन गया, उसमें भी अपोजिशन ने अपनी जिद में 2-3 ऐसी अमेंडमेंट्स करवा दी, उस पर भी कुछ एतराजात आ गए। फिर उन्होंने कहा जी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून बना लिया, अब 2 तरफा मुआहदे भी करें। अभी हमारे मुआहदे दीगर ममालिक के साथ शुरू नहीं हुए, मुआहदे होंगे तो तब चीजें एक्सचेंज होंगी, इंफॉर्मेशन आएगी। JIT ने मियां नवाज शरीफ वाले मामले में क्या किया था, जब भी लिखा, जब भी दूसरे मुल्क से इंफॉर्मेशन मांगी, उन्होंने कहा जी हमारा तो आपके साथ एग्रीमेंट ही कोई नहीं है। एग्रीमेंट कहां से होता, हमारा कानून ही कोई नहीं था। अब कानून बन गया, अब मुआहदे करने हैं। तो इसमें जाहिर है चीजें बैक टू बैक इतनी ज्यादा चीजें आ गई कि अब इंप्लीमेंटेशन की जानिब पाकिस्तान जा रहा है। फिर वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की मुश्तरका तहकीकात के हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, क्योंकि जो मुश्तरका तहकीकात हैं उसमें चूंकि ये मुख्तलिफ इदारों की डोमेन में आता है, तो उसमें मुश्तरका तहकीकात का जो इफेक्टिव मैकेनिज्म है वो उन्होंने कहा है कि बनाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट, सोने और जो हीरे जवाहरात हैं, इसमें बहुत कुछ होता है। मतलब बैंकिंग सेक्टर में तो ऐसे रेगुलेशंस आ गए हैं ना जी कि अब आप अकाउंट खुलवाने जाएं और आप रकम उसमें ट्रांसफर करें, या आप बैरून मुल्क में कोई रकम मुंतकिल करनी हो तो उसमें तो अब आपको हर चीज ट्रेल देनी पड़ती है। ये एक ऐसी चीजें हैं जिनको रेगुलेट करने की जरूरत है। रियल स्टेट जो है उसमें पैसा कहां से आ रहा है, जो हीरे जवाहरात सोना है, ये पैसा कहां से आ रहा है, तो इसके हवाले से उनके तहफुजात हैं कि इसको किया जाए। फिर दूसरा, ट्रस्ट और वक्फ के नाम पर क्या होता था कि लोग पीछे होते थे, आगे ट्रस्ट होता था, या ट्रस्ट और वक्फ की जो मामलात हैं उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि इसको आलमी मायार के मुताबिक इससे हम आहंग करें। अब 21 से 25 तारीख को जो इजलास होना है, इस इजलास में कुछ ये जो इनके एतराजात हैं, एक भी जो फेटफ के SOPs हैं, एक भी अगर आपको दिया गया जो एक्शन प्लान का नुक्ता है उसको आप लार्जली एड्रेस नहीं करते तो ग्रे लिस्ट से आप नहीं निकल सकते। ब्लैक लिस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी दूर जा चुके हैं। हमारा जो दुश्मन है उसने हमारी आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए लॉबिंग भी की, उसने बड़ी कोशिश भी की, लेकिन हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े हो गए। हम इंशाल्लाह ब्लैक लिस्ट से तो बहुत दूर हो गए हैं, नहीं जाएंगे, लेकिन ग्रे लिस्ट की तलवार जो है ज़ाहिर है इससे भी निकलना है। लेकिन फेटफ ने, अगरचे इसमें पॉलिटिकल मामला भी पड़े हैं, थे ना कुछ पॉइंट्स, उसमें से कितनों पे हम क्लियर हो चुके हैं। इसमें देखें, इसमें पॉइंट्स जो हैं पहले जो 27 थे, 27 में से फिर 24 को हमने एड्रेस कर दिया था। फिर उसमें मजीद कुछ चीजें ऐड हुई, जो म्यूचुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसमें फिर 40 में से 31 को एड्रेस कर दिया। तो इसमें हम ये समझते हैं, हमारे हुकाम ये भी समझते हैं कि ये मामला पॉलिटिकल भी है। वहां बैठे कुछ ममालिक जो हैं वो आर्म ट्विस्टिंग भी करना चाहते हैं। हमारे हमसाए भारत ने इसमें क्या नहीं किया, ऐसी लॉबिंग की कि पाकिस्तान को खुदा नास्ता नुकसान पहुंचे। लेकिन हमारी पाकिस्तान आर्मी ने इस हवाले से बहुत रोल भी प्ले किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत होती है और अचानक से ये केस एकदम से उभरता है। अदील, मुझे ये बताइएगा कि इस केस का बैकग्राउंड क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है? देखें, ये केस जो है ये अचानक इसलिए लाइमलाइट में आ गया है कि हमारे कुछ सियासी रहनुमाओं ने इस मामले को पॉलिटिसाइज करते हुए, आज भी मरियम नवाज साहिबा ने बात की, इस केस की बात की, और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो हैं
यानी साबिक जो जज हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए सिरे से इल्जामात, वही पुरानी बातें नए सिरे से करके एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी गई है इदारों के हवाले से, इसलिए इस पे अब ज्यादा बात होने लग पड़ी है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जिससे भी हिसाब मांगो, जिसका भी एहतसाब की बात करो, और ये तो एहतसाब इनके अपने फोरम पर होता है, किसी बाहर के फोरम, कोई नैब, कोई FIA नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो इदारों पर बात आनी शुरू हो जाती है। इसमें तो सिर्फ रियासती इदारों पर बात नहीं हो रही, इस पे तो अपने सीनियर जज साहिबान पर भी उन्होंने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। जस्टिस साकिब निसार साहब पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, जो ये दोनों साबिक चीफ जस्टिस साहिबान पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले भी एक बड़े केस में ऐसा ही कुछ हुआ, जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब से मुतालिक जो है अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस केस में इनके खिलाफ 1, 2 नहीं 3 रेफरेंस थे, और इन पर जो एक रेफरेंस था वो क्या था, इनकी रिहाइशगाह से मुतालिक 3 रिहाइशगाहें इन्होंने यानी इस्तेमाल की पहले, यानी एक छोड़ी, वो रिहाइशगाह थी F63 में, फिर F73 में रिहाइशगाह ली जब ये जज थे, फिर इन्होंने F74 में 2A इनकी रेजिडेंस थी, फिर उस पर कौमी खजाने से बड़े पैमाने पर रकम लगती है, वो फिर रेफरेंस बनता है, वो रेफरेंस जाता है, फिर उसके बाद एक और रेफरेंस आता है, उस रेफरेंस के बाद अदालत में होने वाली इससे जो पहली प्रोसीडिंग थी, एक तो प्रोसीडिंग कल हुई ना, उससे पहली जो प्रोसीडिंग थी उसमें खुद इनके वकील ने कहा, चूंकि उनके खिलाफ रेफरेंस थे तो वो गुस्से में भी थे, वो कोई फ्रस्ट्रेशन भी थी। हुआ क्या, बराह रास्त इदारों पर इल्जामात लगाए और कहा कि जी हमारे चीफ जस्टिस के पास आके बेंच बनवाए जाते हैं, और जिन चीफ जस्टिस साहब से मुतालिक बात की गई उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होकर कहा जी मेरे पास तो कोई भी नहीं आता। यानी वो इनकी दलील उनके अपने चीफ जस्टिस ने रद्द कर दी और मिसकंडक्ट के ये मुर्तकिब पाए गए, और ये जो इल्जाम इन्होंने अपने रियासती इदारों पर लगाया था वो ये साबित ना कर सके। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये हो गई है। अच्छा दूसरे जो रेफरेंस थे वो अलग थे, एक इल्जाम लगाया अपने इदारे की भी तौहीन की, एक तो रियासती इदारों की तौहीन की, अपने इदारों की भी तौहीन की, अपने जज साहिबान पर ये बात की, अपने इदारे की ताजीम को उन्होंने गिरा दिया कि जी इस तरह से काम होता है, फिर साबित भी नहीं कर सके। आप तो जज के मनसब पर थे, आपको तो पता होना चाहिए आपने क्या बोलना है, और आप इस तरह जाकर एक गैदरिंग में जाकर ये बात कर रहे हैं और उसके बाद साबित ना कर पाए। उसके बाद जब इनको 2018 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये बहुत बड़ा फोरम जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर जज, जिसमें हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर जज होते हैं, वो फैसला सुना रहे हैं, कोई और बाहर से नहीं फैसला सुना रहा। वो इनको कहते हैं जी कि इन पर मिसकंडक्ट साबित होता है। उसने हमारी आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए लॉबिंग भी की, उसने बड़ी कोशिश भी की, लेकिन हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े हो गए। हम इंशाल्लाह ब्लैक लिस्ट से तो बहुत दूर हो गए हैं, नहीं जाएंगे, लेकिन ग्रे लिस्ट की तलवार जो है जाहिर है इससे भी निकलना है। लेकिन फैटफ ने, अगरचे इसमें पॉलिटिकल मामला भी बड़े हैं, थे ना, कुछ पॉइंट्स है उसमें से कितनों पे हम क्लियर हो चुके हैं।